बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावज़ देवता, किस्त नंबर 34। शायद आपकी तबीयत कुछ ख़राब है। ब्लैक गाइड जो कुछ कह रहा था वो शबीर हसन के दिमाग से मुझ तक पहुंच रहा था, मगर मुश्किल ये थी कि वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। मैंने फिर उन्हें मुखातब किया, जनाब शबीर हसन साहब, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, मुझे पहचानिए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूँ। हाँ, उन्होंने फिर दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर कहा। सुनो सुनो, वो फिर मेरे अंदर बोल रहा है, कहता है मैं फरहाद बोल रहा हूँ, मैं सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूँ। डायरेक्टर जनरल शबीर हसन की बातें सुनकर मैं बौखला गया। वो मुझे नहीं पहचान रहे थे और ना ही मेरी सोच के राब्ते को समझ रहे थे। वो ब्लैक गाइड से ये राज की बातें कह रहे थे कि उनके अंदर कोई फरहाद बोल रहा है। इसी को कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। वैसे ये बात समझ में आ गई कि ब्लैक गाइड ने मुसाफा करते वक्त अपनी अंगूठी के जरिए शबीर हसन के जिस्म में कोई ऐसी दवा इंजेक्ट कर दी है जो इनके दिमाग पर असर अंदाज हो रही है। अब दानिशमंदी ये थी कि मैं इनकी सोच को टटोलने में वक्त ना जाया करूं, बल्कि ब्लैक गाइड को सोच के जरिए उनकी प्लानिंग को समझता रहूं। मैंने जल्दी से इसके दिमाग में झांक कर देखा। वो इस वक्त इन दो मुसल्लह नौजवानों की बातें सुन रहा था जो शबीर हसन के साथ कमरे में आए थे। इनमें से एक नौजवान शबीर हसन से पूछ रहा था कि इनकी तबीयत कैसी है। दूसरा नौजवान ब्लैक गाइड की जानब रिवाल्वर का रुख किए कह रहा था, डॉक्टर शेराजी, आपने मुसाफा करते वक्त कुछ गड़बड़ की है। बताइए इस अंगूठी में क्या है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ब्लैक गाइड उर्फ डॉक्टर शेराजी अंगूठी उतारने में जानबूझकर देर कर रहा था और शीतल को देख रहा था जो बाथरूम से निकलकर दबे कदमों चलता हुआ रिवॉल्वर वाले जवान की तरफ बढ़ता आ रहा था। मैंने इस जवान को खतरे से आगाह करने के लिए इसकी सोच में कहा, मुझे पीछे भी देखते रहना चाहिए, ऐसा ना हो डॉक्टर शेराजी का कोई आदमी अचानक ही पीछे से हमला कर दे। मेरे इस मशवरे पर उसने फौरन ही पलटकर पीछे देखा, लेकिन शीतल बला का फुर्तीला था। इसने अचानक ही इस पर छलांग लगाई और इस नौजवान के साथ दूसरे नौजवान को भी रिगता हुआ इस तरह फर्श पर आया कि दोनों नीचे दब गए और वो इन पर छा गया। ये सब तमाशे ब्लैक गाइड अपनी आंखों से देख रहा था और मैं इसके दिमाग से कमेंट्री सुन रहा था कि वहां किस अंदाज में जंग हो रही है। वो दोनों जवान अच्छे फाइटर थे और अच्छे सेहतमंद थे, लेकिन शीतल के सामने चूंटी की हैसियत रखते थे। वो एक पहाड़ की तरह इन पर छा गया था। वो दोनों इसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गर्दनें इसके फौलादी बाजुओं में फंसी हुई थी और इस तरह इनकी सांसें रुकती जा रही थी। मैं समझ गया कि वो मशीनी इंसान इन्हें मार डालेगा, इन्हें इसलिए जिंदा नहीं छोड़ेगा कि इनके सामने ही डायरेक्टर जनरल को दिमागी लिहाज से बेकार बना दिया था। मैंने फिर एक बार इनसे दिमागी राब्ता करने की कोशिश की। जनाब शबीर हसन साहब, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, मुझे पहचानिए, मैं फरहाद आपसे मुखातब हूँ। इनकी बहकी हुई सोच ने कहा, मैं कैसे पहचानूं? मुझे कोई फरहाद नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो सिर्फ ये डॉक्टर शेराजी नजर आ रहा है। ये कितना अच्छा है, कितनी पुरकशिश शख्सियत का मालिक है। मैं इसकी जानब खिंचा चला जा रहा हूँ। मैंने कहा, होश की दुआ करें, आपके दो मतहत मौत के मुंह में जा रहे हैं। शीतल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर आप हैं कि डॉक्टर शेराजी की शख्सियत से मुतासर हो रहे हैं। वो डॉक्टर शेराजी नहीं बल्कि ब्लैक गाइड है, हमारे मुल्क का दुश्मन है। इस बार डायरेक्टर
जनरल ने ब्लैक गाइड की जानब देखकर कहा, नहीं, ये ब्लैक गाइड नहीं है, डॉक्टर शेराजी है। ब्लैक गाइड चूक कर इन्हें देखने लगा। मैंने फौरन ही इससे दिमागी राब्ता कायम किया। वो हैरानी से सोच रहा था, ये शख्स कैसे जानता है कि मेरा खुफिया नाम ब्लैक गाइड है। इसने शबीर हसन से पूछा, क्या आप मुझे ब्लैक गाइड समझकर गिरफ्तार करने आए हैं? जी नहीं, मैं आप जैसे मोअज़्ज़ज़ इंसान को कैसे ब्लैक कह सकता हूँ। मैंने अभी बताया ना कि मेरे दिमाग में कोई फरहाद बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फरहाद को जानता हूँ, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कभी देखा भी है या नहीं। अभी इसने ये भी कहा था कि वो सोच के जरिए गुफ्तगू करता है। शबीर हसन मेरा भेद खोल रहे थे। ब्लैक गाइड गहरी संजीदगी से सोच रहा था, ये इंटेलिजेंस का अफसर पहले भी ये कह चुका है कि कोई फरहाद सोच के जरिए गुफ्तगू करता है। इसका मतलब ये है कि वो टेलीपैथी जानता है। वाकई यही बात है। इसी टेलीपैथी जानने वाले ने इस अफसर को मेरा खुफिया नाम ब्लैक गाइड बताया है, वरना ये इंटेलिजेंस वाले 7 जन्म में भी मेरी असलियत मालूम नहीं कर सकते थे। हाँ, अब पता चल गया कि ये इंटेलिजेंस वाले मेरी खुफिया पनाहगाह तक कैसे पहुंच गए थे। मैं इस मकान को तबाह करके इस होटल में आया तो इस टेलीपैथी जानने वाले ने इंटेलिजेंस के आदमियों को यहाँ भेज दिया। उफ, मैं नादनिस्तगी में कितना नुकसान उठा रहा था। अब मुझे सबसे पहले इसी खतरनाक दुश्मन से निपटना चाहिए। ये अफसर क्या नाम बता रहा था इसका? हाँ, याद आया, फरहाद। दिमाग की तिजोरी से खुफिया मंसूबों को चुराने वाला चोर फरहाद। मैं देखूंगा कि अब वो मुझे किस तरह नुकसान पहुंचाता है। वो टेलीपैथी जानता है, मैं हिप्नोटाइज करना जानता हूँ। इंटेलिजेंस का ये अफसर दिमागी तौर से कमजोर हो गया है। मैं बड़ी आसानी से इसे हिप्नोटाइज करके फरहाद के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकता हूँ। ये सोचकर वो शीतल की जानब देखने लगा। इस वक्त शीतल इन 2 जवानों को अपनी दोनों बगलों में दबाकर बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। वो जवान इसके बाजुओं में लाशों की तरह झूल रहे थे। वो शायद हमेशा के लिए खत्म हो गए थे या वक्ती तौर पर बेहोश हो गए थे। ब्लैक गाइड ने इनकी तरफ से मुतमिन होकर डायरेक्टर जनरल को तहकमाना अंदाज में मुखातब किया। मेरी आंखों में देखो। उन्होंने हुक्म की तामील की। इसकी आंखों में देखने लगे। मैं इस हिप्नोटाइज करने वाले ब्लैक गाइड के ख्यालात के जरिए मालूम कर रहा था कि वो किस तरह शबीर हसन को ट्रांस में ला रहा है। वो दिमागी तौर पर कमजोर हो गए थे, इसलिए जल्द ही ट्रांस में आ गए। ब्लैक गाइड ने भारी भरकम आवाज में कहा, मैं अमल हूं और तुम मेरे मामूल हो। तुम मेरी हर बात का जवाब दोगे। शबीर हसन की ख्वाबदेह आवाज सुनाई दी, मैं हर बात का जवाब दूंगा। इनके मामूल बनते ही मेरे सर पर खतरा मंडलाने लगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ इनकी सोच को पढ़ सकता था, लेकिन अपनी सोच को इन पर हावी नहीं कर सकता था। वो ब्लैक गाइड के ज़ेरे अमल आ गए थे। सिर्फ ब्लैक गाइड की बातें इनके दिमाग तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा दुनिया की कोई आवाज या किसी भी इंसान की सोच की लहरें इनके दिमाग को छू भी नहीं सकती थी। मैंने आजमाइश के तौर पर अपनी सोच की लहरें इनके दिमाग तक पहुंचानी चाहिए। जनाब, आप अपने अमल की किसी बात का जवाब ना दें। इसी वक्त ब्लैक गाइड ने भी शबीर हसन से सवाल किया, फरहाद कौन है? मेरी सोच इनके दिमाग तक नहीं पहुंची थी, मगर ब्लैक गाइड का सवाल इन्होंने एक मामूल की हैसियत से कबूल कर लिया और इसी का जवाब दिया। फरहाद एक नौजवान है, इस मुल्क का शहरी है। वो टेलीपैथी जानता है। इसी की रहनुमाई में हमने अहमद शेख और टोनी को गिरफ्तार किया है। इसी ने ख्याल ख्वानी के जरिए हमें बताया है कि अस्पताल के 2 नंबर के कमरे में जो है, इसका नाम महमूद हसन नहीं बल्कि बुहानी शंकर है और इसने एक माइक्रो
फिल्म अपने जबड़े के करीब जुबान के नीचे छुपा रखी है। हमने भवानी शंकर को ऑपरेशन करके वो माइक्रो फिल्म बरामद कर ली है। ब्लैक गाइड ने सवाल किया, वो माइक्रो फिल्म कहाँ है? वो वजारत खारजा के सेक्रेटरी के पास भेज दी गई है। फरहाद कहाँ है? वो इस वक्त अस्पताल के 10 नंबर के कमरे में है। क्या वो बीमार है? हाँ, एक फौलादी इंसान दरवाजा तोड़कर इसके बेडरूम में आया था। वो फरहाद को मार डालना चाहता था, मगर इसकी एक कजन ने गोली चला दी। वो फौलादी इंसान इसे अधमरा छोड़कर चला गया। ओ, ब्लैक गाइड के बड़बड़ाने की आवाज आई। अच्छा, तो ये वही शख्स है जिस पर शीतल ने हमला किया था। वाकई इसकी तकदीर अच्छी थी, वरना शीतल के हत्थे चढ़ने वाला आज तक जिंदा बचकर ना जा सका। मगर अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। फिर इसने डायरेक्टर जनरल शबीर हसन को मुखातब किया, तुम मेरे मामूल हो, मेरे हर हुक्म पर अमल करोगे, मैं तुम्हारे हर हुक्म पर अमल करूंगा। हम तुम्हारे साथ अभी अस्पताल जाएंगे। तुम्हारे 2 मातहत जो इस कमरे में आकर हमेशा की नींद सो चुके हैं, इनकी लाशें बाथरूम में पड़ी रहेंगी। इस कमरे के बाहर जो मातहत हैं, तुम इन्हें साथ लेकर अस्पताल चलोगे। वहां तुम हुक्म दोगे कि 2 नंबर और 10 नंबर के मरीजों को एक एम्बुलेंस में पहुंचाया जाए। इस एम्बुलेंस को तुम्हारा एक मातहत ड्राइवर ड्राइव करेगा। दूसरा मातहत और शीतल एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मरीजों के पास रहेंगे और तुम मेरे साथ एक जीप कार में रहोगे। हमारी मंजिल कहाँ है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो कुछ कह रहा हूँ इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। चलो अब उठो। शबीर हसन हुक्म के मुताबिक उठकर चलने लगा। ब्लैक गाइड इस वक्त सोच रहा था, फरहाद की वजह से माइक्रो फिल्म छीन ली गई। भवानी शंकर का मिशन नाकाम हो गया। इसकी रिपोर्ट पर भवानी शंकर की जुबान के नीचे जबड़े के पास ऑपरेशन किया गया। मैं फरहाद के दिमाग का ऑपरेशन करके इसकी खोपड़ी से टेलीपैथी के इल्म को हमेशा के लिए धो डालूंगा। ब्लैक गाइड जैसे जानी दुश्मन को यह राज मालूम हो गया था कि मैं ख्याल खवानी जानता हूँ और ये मेरे हक में बहुत बुरा हुआ था। उस वक्त मैं 2 खतरनाक दुश्मनों के शिकंजे में जाने वाला था। एक तो वो गुंगा शीतल था, जो इंसान से ज्यादा एक आईनी मशीन था। इससे एक बार टकराने के बाद मैं अस्पताल पहुंच गया था। दूसरा ब्लैक गाइड था, जो जिस्मानी लिहाज से कमजोर था लेकिन जहानत में बेमिसाल था, और वो तहिया कर चुका था कि मुझे अस्पताल से निकालकर कहीं ले जाने के बाद मेरे दिमाग का ऑपरेशन करेगा और मेरी खोपड़ी से टेलीपैथी की तमाम सलाहियतों को धो डालेगा। मैं अस्पताल के एक कमरे में एक मरीज की तरह पड़ा हुआ था। अगरचे मेरा इलाज खासी तवज्जो से किया जा रहा था और अब मैं बिस्तर पर उठकर बैठने लगा था, ताहम भाग दौड़ के काबिल नहीं था। और वो जो दुश्मन मेरी तरफ आने वाले ही थे, मैं इनसे बचने के लिए इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। इंटेलिजेंस के आदमी जो कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, इनसे मैं ये कहता कि तुम्हारी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल मुजरिमों के इशारे पर नाच रहा है और वो मुझे और भवानी शंकर को मुजरिमों के हवाले करने आ रहा है, तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। सब यही कहते कि डायरेक्टर जनरल शबीर हसन मुहिब्बे वतन है और वो अपने मुल्क के मफाद को पेश नजर रख कर ही हम 2 मरीजों को अस्पताल से ले जाएगा। वैसे भी वो किसी मकसद के लिए हमें कहीं ले जाए। किसी की मजाल थी कि डायरेक्टर जनरल के इक़दामात पर नुक्ता चीनी करता। इस अस्पताल में सब इसके हुक्म के बंदे थे। अस्पताल के सामने एक शानदार होटल की 3री मंजिल के 3रे कमरे में मुजरिमों की वही पोजीशन थी। ब्लैक गाइड डॉक्टर शेराजी के रूप में था और इसने डायरेक्टर जनरल शबीर हसन को अमले तनवीम के जरिए अपना महमूल बनाया हुआ था। गुंगा शीतल इनके करीब मौजूद था। होटल के इस कमरे को छोड़ने से पहले ब्लैक गाइड और डॉक्टर शेराजी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठहरो,
मैं अस्पताल की बाउंड्री में दाखिल होने से पहले हर तरफ से अपना इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ। तुम एक बार फिर बोलो कि तुम मेरे मामूल हो। शबीर हसन ने कहा, मैं तुम्हारा मामूल हूँ। ब्लैक गाइड ने कहा, अगर फरहाद से सामना हो तो तुम इसकी कोई बात तस्लीम नहीं करोगे, इसके हर मशवरे को ठुकरा दोगे। इसने एक मामूल की हैसियत से कहा, मैं फरहाद की कोई बात तस्लीम नहीं करूंगा, इसके हर मशवरे को ठुकरा दूंगा। अभी तुमने कहा था कि फरहाद तुम्हारी सोच में बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं फरहाद इन्हें सुन रहा है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो सुन रहा है या नहीं। मैंने डॉक्टर से कह दिया था कि इसे नींद का इंजेक्शन लगा दें ताकि वो जागता ना रहे और ना ही मेरी सोच को पढ़ सके, मगर वो पढ़ रहा है। यकीनन डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन नहीं लगाया है। वो पुलिस अस्पताल में है, वहां तुम्हारे जैसे इतने बड़े अफसर के हुक्म की फौरन तामील होनी चाहिए थी। अब बताओ क्या किया जा सकता है? वो शैतान हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। हाँ, सुन रहा होगा। मैं जो कहता हूँ वही तुम कहते हो। मामूल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने तौर से सोच कर जवाब ना दो। अपने जहन को खुला छोड़ दो और अच्छी तरह सोच कर बताओ, जब तुम फरहाद और बुआनी शंकर को अस्पताल से ले जाना चाहोगे तो फरहाद किस तरह रुकावटें पैदा करेगा? शबीर हसन ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ अस्पताल से बाहर जाने से इनकार करेगा। ज्यादा से ज्यादा चीख कर कहता रहेगा कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं इसलिए कि मैं तुम्हारा मामूल बन गया हूं। ब्लैक गाइड ने कहा, अगर वो तुम्हारे मामूल बनने की बात कहेगा तो दूसरे डॉक्टर वगैरह किसी हद तक शुबा करने लगेंगे, अगरचे इनका शुबा यकीन में नहीं बदल सकता क्योंकि तुम बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो। इसके बावजूद मोहतात रहना जरूरी है। न जाने वो दुश्मन वहां किस किस्म का हंगामा खड़ा करेगा। मेरे साथ शीतल भी इसके बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि वो अजीबो गरीब और खतरनाक दुश्मन है। हमारा दिमाग इधर प्लानिंग करता है, उधर वो सुन लेता है। ऐसे दुश्मन से टकराना अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन मुझे भी अपनी जहानत पर भरोसा है। अब मैं किसी प्लानक के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करूंगा। अचानक ही बगैर सोचे समझे इस पर हमला करूंगा। ठहरो, मेरे दिमाग को जरा पुरस्कून होने दो। इस कमबख्त ने मुझे उलझा कर रख दिया है। वो अपने दिमाग को हर तरह की सोच विचार से खाली करने लगा। मैंने सोचा कि अब मुझे अमली तौर से कदम उठाना होगा। अगर मैं मरीज बनकर यहाँ पड़ा रहा तो इसकी किसी गैर मुतवक्किल साजिश का शिकार हो जाऊंगा। ये सोचकर मैं बिस्तर से पर बैठ गया। मुझे किसी तरह की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। रोजाना 2 वक्त मेरे बदन की मालिश की जाती थी, जिसके बायस हड्डियों तक पहुंचने वाला दर्द और टेसें जायल हो गई थी। मैं बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। इस वक्त मुझे जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ महसूस नहीं हुई। इसकी वजह यह हो सकती है कि मैं खतरे में गिरा हुआ था, और जब जान पर बनी हो तो इंसान तमाम दुख दर्द भूल जाता है, सिर्फ जान बचाने का अज़म रह जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि अस्पताल के माहौल में बीमारों के दरमियान रहकर और ज्यादा बीमारी का एहसास होता है। अब जो मैंने उठकर चलने का हौसला किया तो पता चला कि मैं इतना बीमार और कमजोर नहीं था जितना कि अपने आप को समझ रखा था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर 2 मुसल्लह जवान अपनी ड्यूटी पर थे। इस वक्त शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। एक नौजवान थकन उतारने के लिए अस्पताल के बेंच पर सो गया था, दूसरा एक स्टूल पर बैठा हुआ था। दरवाजा खुलते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि
میں انٹیلیجنس کے تمام افسران میری کتنی عزت کرتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی بڑے ادب سے پوچھا، کیا بات ہے مسٹر فرہاد، آپ بستر سے اٹھ کر کیوں آگے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی سوچ میں کہا، ارے باپ رے، میری کھوپڑی الٹ رہی ہے۔ اس نے بکھلا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے کہا، ارے میں تو آگے کی طرف جھکا جا رہا ہوں۔ وہ آگے کی طرف بے اختیار جھکنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں، میرے گھٹنے کانپ رہے ہیں، مجھے فوراً ہی بیٹھ جانا چاہیے ورنہ میں گر پڑوں گا۔ وہ فوراً ہی بیٹھنے لگا۔ انسان اپنے دماغ کا تابع فرمان ہے۔ دماغ کی قوت سے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری سے گرتا ہے، اور وہی دماغ اسے حوصلہ دے تو گرتے گرتے سنبھل جاتا ہے۔ انسانی دماغ کی ان کار فرمائیوں کے پیش نظر اس مسلح جوان کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو میں نے کہا، نہیں، مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے، سنبھلنا چاہیے۔ میں اس قابل ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا ہوں۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سوچنے لگا، یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ یوں لگتا ہے جیسے میرا دماغی توازن گڑبڑا گیا تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ مسٹر فرہاد کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تھا ویسے ہی میرا دماغی توازن گڑبڑا گیا تھا۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، نہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا وہم ہے۔ بہرحال مجھے ایک بار آزمائشی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے جیسے ہی میری آنکھوں کی طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ کر کہا، اف، یہ فرہاد کی آنکھوں سے کیسی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں کتنی عجیب اور پرکشش ہیں۔ میں ان آنکھوں کی جانب کھنچا جا رہا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں سے اپنی نگاہیں ہٹانا چاہوں تب بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اس کی آنکھوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ واقعی وہ ایک جگہ ساکت کھڑا ہوا میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو دماغی طور سے صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی عمل ہپناٹائز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے، جسے ہم اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، پہلے اس کے ذہن کو کمزور بنا دیں۔ جیسے بلیک گائیڈ نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو دماغی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس سے مصافحہ کرتے وقت اپنی انگوٹھی کے ذریعے کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی تھی جو فوراً ہی دماغ پر اثر انداز ہوتی تھی۔ شبیر حسن ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ تب بلیک گائیڈ نے اس پر ترمیمی عمل کیا۔ اس طرح میں نے بھی اس مسلح جوان کو پہلے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغی طور پر کمزور بنا دیا اور اب سے ترمیمی عمل سے اپنا تابع فرمان بنا رہا تھا۔ یہ آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ اپنی جگہ اسٹول پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ چپ چاپ اس اسٹول پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دروازے کی طرف دیکھتے رہو، یہ دروازہ بند ہے اور تم یہ سوچتے سمجھتے رہو گے کہ مسٹر فرہاد اس کمرے کے اندر اپنے بیڈ روم پر سو رہے ہیں۔ باہر سے کوئی آ کر پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس نے جیسے نیند کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں جواب دوں گا کہ مسٹر فرہاد کمرے کے اندر اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں۔ شاباش، اس دروازے کی جانب دیکھتے رہو اور وہاں سے نظریں نہ ہٹاؤ۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر کاریڈور سے گزرتے ہوئے لفٹ کے پاس آ گیا۔ دوسرے وارڈ کے مریض سو رہے تھے یا ان کا مرض انہیں جگا رہا تھا۔ وارڈ کے وسط میں نرس روبی ایک کرسی پر بیٹھی میز پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا اور نرسوں کے کوارٹرز کی طرف جانے لگا۔ میں فرزانہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت وہ حسین نرس ایسی تھی جو میری حفاظت کے لیے
अपनी जान भी दे सकती थी। क्वार्टरों के करीब पहुंचकर मैं उलझ गया कि पता नहीं वो किस नंबर के क्वार्टर में रहती है। वहां गहरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जो नर्सें ड्यूटी पर नहीं थी वो अपने क्वार्टरों की बत्तियां बुझाकर आराम से सो रही थी। तमाम खिड़कियां और दरवाजे अंधेरे में डूबे हुए थे। ये मुनासिब नहीं था कि मैं किसी दरवाजे पर दस्तक देकर किसी की नींद खराब करता और इससे फरजाना के क्वार्टर का नंबर पूछता। अस्पताल से निकलते वक्त मैं ये भूल गया था कि मुझे ये मसला पेश आएगा। मैं थक कर घास के फर्श पर बैठ गया। ये थकन बता रही थी कि अभी मेरे अंदर कमजोरी बाकी है और मुझे कुछ रोज और आराम करने की जरूरत है। शबनम आलूद घास पर बैठकर कुछ सुकून नसीब हुआ तो पहले दुश्मनों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने का ख्याल आया। ब्लैक गाइड ने शबीर हसन के दिमाग पर तरमीमी अमल का पर्दा डाल रखा था। मैं इससे सोच का राब्ता कायम नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं ब्लैक गाइड के दिमाग में झांकने लगा। उस वक्त ब्लैक गाइड खुश होकर चुटकी बजाते हुए कह रहा था, ये हुई काम की बात। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये फरहाद की कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते एक छोटी सी दरखास्त करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली दफा कहानी सर्च करने की जरूरत ना पड़े और आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए कहानी का अगला हिस्सा मिल जाए।